Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 5, Judiciary. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 55 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. तो कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट हाकिम शेख, एन एग्रीकल्चर लेबरर who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. तो उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतीहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया था तो उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental rights to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care and particularly reference to treatment of patients during an emergency. तो इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को ये आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. तो कल्पना कीजिए कि ये एक ताकतवर नेता के अपने परिवार की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। आप एक ऐसे व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an
independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politicians. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protests against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों के न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। One aspect of this independence is the separation of power. This, as you read in chapter 1, is the key feature of the Constitution. What this means here is that other branches of government, the legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. तो इस स्वतंत्र का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब ये है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वह सरकार की ओर से काम करती हैं। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because everyone can approach the courts if they believe that their rights were being violated. तो न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जितना आज मैंने पढ़ाया है आप उसको घर में बैठकर एक बार दोबारा से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।